आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, किस तरीके से प्रकाश अपवर्तित होता है, रिफ्रैक्ट होता है, और इस पे कुछ स्पेशल कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, और आफ्टर देन कुछ न्यूमेरिकल्स पे इस पे बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अच्छे से रिफ्रैक्शन को पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर पर, प्लेन मिरर पर, इससे कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स हमने देखे थे। तो अपवर्तन एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अपवर्तन लाइट का होता है, तो अपवर्तन से यहाँ मतलब ये होता है कि लाइट जो होता है आपका, ये अपवर्तन की हम बात कर रहे हैं। इस अपवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये कोई एक मीडियम का बॉर्डर होता है, और मीडियम के इस बॉर्डर पर हम, यही चीज़ होती है नॉर्मल, तो इस पर भी बनेगा, तो ये नॉर्मल मैंने इस पर ड्रॉ कर दिया। इसमें क्या होता है कि लाइट सोर्स यहाँ पर, सपोज कीजिए इस जगह पे कोई लाइट सोर्स रखा हुआ होता है, यहाँ से इस लाइट सोर्स से इन्फिनिटी रेज निकलती हुई आती है। बट फिलहाल हम समझने के लिए एक ही रे ले लेते हैं, और इमेज के लिए हमें जो है कम से कम 2 रेज चाहिए होती हैं, और मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 रेज की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जब सोर्स से लाइट चल करके आता है, और सोर्स से ये लाइट चल करके इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंस करता है, ये आया और ये इस पॉइंट पर क्या किया, इसने इंसिडेंस किया, ऐसे ये लाइट आया है और इंसिडेंस किया है। ठीक है, इस लाइट को अपन बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, मतलब आपतित किरण यहाँ पर ये कहलाती है। इंसिडेंट रे हमारे पास में ये होता है। और जब ये रे, सपोज कीजिए इसके इस तरफ ऊपर की साइड कोई N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, ये कोई N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके जस्ट आफ्टर हम बात करेंगे। मतलब ऊपर की तरफ हमारे पास में कोई एयर का मीडियम है, और नीचे की तरफ कोई हमारे पास में डेंसर मीडियम है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लाइट जब इस मीडियम को बदलता है, तो लाइट जब मीडियम बदलता है तो यह अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जाना था इसको कुछ इस तरह से, इस लाइट रे को कुछ इस तरह से जाना था, ऐसे सीधा सीधा इसको पास होना था, ऐसे है, इस तरह से। बट एक्चुअल में होता क्या है कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, और किसी और पाथ को ये फॉलो यहाँ पर कर लेता है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाता है, और ये इस पाथ को फॉलो करके इस जगह आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो ये एंगल जो बनता है, ये एंगल ऑफ आपका होता है इंसिडेंस। ये नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ऑब्वियस सी बात है, जब ये आई एंगल है तो ये एंगल भी आपके पास में आई ही बनने वाला है, क्योंकि हम ये कहते हैं जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये पूरा आई है, और ये इतना सा एंगल है, ये आर है, तो डेल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई माइनस आर। ये आई माइनस आर यहाँ पर हो जाता है। अगर हम यहाँ बात करें तो कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है। यहाँ से लाइट थोड़ा बहुत जो होता है ऊपर की तरफ जो है, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है थोड़ा सा। बट हम अभी इस केस को स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्योर रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक है, हमने यहाँ मीडियम की बात करी है, एयर। तो एयर फिलहाल हमने यहाँ पर लिया है, इसको हमने रेयर मीडियम की तरह लिया है, मतलब हमने इसको यहाँ पर विरल माध्यम की तरह लिया है। ये आपका विरल माध्यम यहाँ पर होता है। ठीक है, विरल माध्यम, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसका प्रकाशीय घनत्व, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या होती है इसकी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये कैसी होती है, ये बहुत ये कह सकते हैं लेस होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है,
और दूसरा मीडियम जो होता है, जैसे हमने दूसरी तरफ कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास ले लो या वाटर ले लो, तारपीन का तेल, केरोसिन ले लो, ये हमारे पास में डेंसर मीडियम की तरफ बिहेव करता है। मतलब ये हमारे पास में यहाँ पर बन जाता है सघन माध्यम बन जाता है। सघन माध्यम ये माध्यम होता है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी में डिफरेंस होता है। अगर हम कहें, जैसे हम यहाँ बात करें वाटर की, है ना, तो वाटर का डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी अगर बात करें अपन, मास डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है आपकी केरोसिन से या तारपीन के तेल से, ठीक है ना, ये ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन की ज़्यादा होगी वाटर से। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये ऑप्टिकल डेंसिटी का हमारे पास में जो है रेशियो होता है। तो इस तरह से लाइट इंटर कर जाता है और दूसरे मीडियम में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। इस पर रूल्स होते हैं। पहला रूल तो वही आपका रिफ्लेक्शन वाला होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब सेम प्लेन में होते हैं, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। सेकेंड जो इसका रूल बनता है, वो सेकेंड रूल ये कहता है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन आई और साइन आर के रेशियो के बराबर होता है। साइन आई अपॉन में साइन आर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो साइन आई और साइन आर के रेशियो के बराबर ये हमारे पास में मीडियम का ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अगर लाइट यहाँ से इंटर कर रही है, सपोज कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं आपके टू टाइप के होते हैं यहाँ पर। पहला तो जो होता है आपका ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं इसको। इसको कहा जाता है हम इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको यहाँ पर कहा जाता है एब्सोल्यूट, निरपेक्ष। और दूसरा जो होता है ये होता है हमारे पास में सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, इससे अपन बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, क्योंकि आगे जा कर के कभी आप पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की बात करेंगे, दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में पहले मीडियम की बात करेंगे, तो एब्सोल्यूट में कुछ नहीं होता। एक्चुअल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। जैसे एक लाइट जो हमने सी लिया है, ये सी जो होता है ये हम वैक्यूम में या एयर में इसको लेते हैं, और वी जो होता है ये किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम कहते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो हम इसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे होते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास में ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एक्चुअल में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ हम ये कहते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे का, तो पहले से रे चल रही है और दूसरे में जा रही है, जिससे रे चलती है उस और जिसमें जाती है, तो जिससे रे चलती है उसके सापेक्ष लिया जाता है, उसके रिलेटिव लिया जाता है। किसको, जिसमें जा रही है उसको। जैसे यहाँ पर मीडियम 1 से रे जो थी वो मीडियम 2 में जा रही थी, हम कहेंगे पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो हमारे पास में होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दोनों लाइट्स का रेशियो यहाँ पर अपन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ इसको हम चेंज कर सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं न्यू इजिकल टू होता है आपका सी अपॉन में लैम्डा होता है ना। तो यहाँ पर सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, न्यू लैम्डा लिख सकता हूँ, और इस वी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर न्यू जो है लैम्डा 1 या लैम्डा डैश यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि न्यू से न्यू कैंसिल हो जाता है, या इसको मैं बोल दूँ लैम्डा 1, तो ये लैम्डा 1 हो जाता है और लैम्डा 2 हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर सी अपॉन वी या म्यू एन इजिकल टू या म्यू इजिकल टू हम बोल सकते हैं लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम
स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, वन मीडियम अगर एयर है तो C/V, और ये वेवलेंथ का रेशियो बनता है यहाँ पर। और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो ये रेशियो हमारे पास होता है। यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम, ऐसे इसको कहा जा सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ इस फॉर्मूले को बहुत यूज़ करते हैं कि पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजिकल टू दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ये बनता है पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। तो यहाँ अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं इस जगह पर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजिकल टू, हम बोल सकते हैं यहाँ पर साइन आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर यहाँ पर लिखा जा सकता है। अगर यहाँ हम पहला जो ले लें इसको मैं लिख सकता हूँ N2 डिवाइड बाय N1, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू ये बन जाता है आपका साइन आई और डिवाइड बाय ये हो जाता है हमारे पास में साइन ऑफ आर हो जाता है। अब N1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चूँकि ये रेयर है, एयर है, तो हमने इसको रेयर मीडियम बोल दिया, कुछ भी हो सकता है ये। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये होता है, हम इसको बोल सकते हैं एन डेंसर बोल देते हैं। चलिए, फिर लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो अब क्या होता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको लिख दूँ एन डी डिवाइड बाय एन आर इजिकल टू ये बन जाता है साइन आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब लाइट जो है रेयर से डेंसर में इंटर करता है। बट अगर हम यहाँ से ये कहें, ये यहाँ से इसको अलग से पोर्शन कर देता हूँ इसका मैं, अगर मैं कहूँ कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में इंटर कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला जो होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बदल जाएगा और ये बन जाएगा आपका NR तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब लाइट उल्टा इंटर कर रहा है। लाइट जब उल्टा इंटर करेगा, ऑब्वियस बात, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो डेंसर के रिस्पेक्ट में रेयर का, तो रेयर ऊपर आएगा, तो रेयर डिवाइड बाय एन डेंसर दैट्स इज इक्वल टू ये बन जाता है साइन आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर। इस चीज़ का हमें विशेष करके आगे तक ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात, हमने यहाँ पर कर ली। साथ ही साथ हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसे। देखिए, इस N21 को मैंने लिखा था कितना, N2/में कई तरीके हैं इसको बदलने के। मैं इसको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमारे काम आएगा। मैं इसे लिख दूँ 1 डिवाइड बाय N2 में N1, सॉरी N1 में N2, क्योंकि ऊपर की चीज़ है, यहाँ से हम इसको लेके जा रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, इसको हटा ही देता हूँ पूरे को। मैं यहाँ से लिख दूँ इसको, ये आपके पास में यहाँ पर N1 है, और जो ऊपर का जो N2 था ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा N1 में N2। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ N21 इज इक्वल टू 1/में। इस वाले फॉर्मूले को क्या लिखा जा सकता है, इस वाले फॉर्मूले को, इसको हम लिख सकते हैं N12। मतलब कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हम बात करें ग्लास की, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। 1.5 का मतलब क्या है, ये 3/2 होता है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास की बात की जा रही है। लेकिन जब हम ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर की बात करेंगे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका 2/3, मतलब जस्ट ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम जो है, ये 2 मीडियम के लिए था, अगर 3 मीडियम हमारे पास हो, एयर, ग्लास और वाटर, मतलब लाइट जो हो रहा है आपका एयर से ग्लास में जा रहा है, फिर ग्लास से आपका वाटर में जा रहा है, या एयर जो है एयर से वाटर में आ रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, और फिर एयर में जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का, या वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का। तो हम लिख सकते हैं इसको NW किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाय N ग्लास किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। देखिए, यहाँ पर दोनों जगह एयर आया है, ये दोनों का ही एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारे पास बनता है, और ये फार्मूला भी हमें अच्छे से याद रखना है,
ये आगे जा कर के इस फॉर्मूले का हमें बड़ा ही काम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक और फार्मूला बन गया। आगे हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को हम देखें, तो जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है आपका, है ना, और पानी में रखी हुई कोई भी रॉड है वो हमें टर्न होती हुई दिखाई देती है। डिले सनसेट बिफोर सनराइज, मतलब सूर्य का क्षितिज के आने के पहले ही दिखाई देना और क्षितिज के जाने के बाद भी सूर्यास्त के समय दिखाई देना। तो इसमें से हम डिस्कस करते हैं, भाई हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है कि सपोज़ कीजिए ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ये मैंने कोई कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर अगर हम बात करें, मान लीजिए, चलिए इसको अच्छे से बना देता हूँ इस कंटेनर को। ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ये मैंने कंटेनर लिया और इस कंटेनर को मैंने भर दिया किसी लिक्विड से। ये कंटेनर ले लिया और थोड़ा और इसको आगे की तरफ खींच देते हैं। ये कंटेनर है और इस कंटेनर को मैंने किसी लिक्विड से क्या कर दिया, फिल कर दिया है ऐसे। ये कंटेनर था और इस कंटेनर को मैंने किसी लिक्विड से क्या कर दिया, अंदर की तरफ यहाँ से मैंने इसको ये लिक्विड भर दिया इसके अंदर। ये लिक्विड भर दिया है, ये मैंने लिक्विड भर दिया है इसके अंदर कोई, और इस लिक्विड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ न कुछ होगा, तो इस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है आपका। क्लियर है, यहाँ तक इसको फुलफिल कर देता हूँ, ये फुलफिल कर दिया इसको, यहाँ तक मैंने ये फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर कोई ये पॉइंट, सपोज कि यहाँ पर कोई कॉइन रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट से हमारे पास में 2 रेज निकलेंगी। एक रे तो जो होगी वो बिल्कुल सीधी आपकी निकल के जाएगी यहाँ से ऐसे, है ना, नॉर्मल पर सीधी आएगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। भाई इस डायग्राम में अगर हम देखें कि कोई ना कोई एंगल था, रिफ्रैक्शन आई तो आर भी था। अगर रे सीधी इसके ऊपर आती, ऐसे आती रे इसके ऊपर सीधी सीधी ऐसे, इस तरह से इस वाले पोर्शन पे, तो ये इस वाले पोर्शन पर तो निकलती, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाता आपका यहाँ पर 0 बन जाता। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास में ये चीज़ आती है। अब हम यहाँ बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को लेते हुए। तो ये पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि भाई ये जो डायग्राम मैंने बना दिया, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर देते हैं इसे ताकि अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास में मैंने इस डायग्राम को बनाया है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया, चलिए इसको बना दिया। अब क्या होता है, लाइट सीधा निकल रहा है आपका ऊपर की तरफ, लाइट आएगा और सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा बगैर रिफ्लेक्ट हुए। और जो दूसरा रे है ना, वो दूसरा रे कुछ इस तरह से ये इस मीडियम से होकर के आता है और ये इस यहाँ पर, मतलब कि ये सीधा इससे होकर के निकलता है, ये ऐसे आता है और ये सीधा लाइट रे जो होता है ये इससे निकल करके यहाँ आता है। यहाँ पर हमारे पास में एक जो है नॉर्मल होता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक नॉर्मल है। इस कलर से इसको मैं शो कर देता हूँ। ये हमारे पास में कोई नॉर्मल है, इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से आएगी। ये हमारे पास में कोई नॉर्मल, बिल्कुल बना देता हूँ इसको मैं, ये नॉर्मल है हमारे पास में। सपोज कीजिए ये जो हमारे पास नॉर्मल है इस तरह से। क्लियर, ये हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ इसको, ये नॉर्मल है। और जब लाइट रे क्या होती है, जब ये यहाँ से होती है तो ये इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में क्या कर जाती है, ये यहाँ से जो है इस तरह से जो है ये लाइट रे कुछ ऐसे जो होती है ये बाहर की तरफ निकलती है। ऐसे ही लाइट रे क्या हो जाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। अगर ये आपका एंगल ऑफ, इसको अगर मैं बोल दूँ यहाँ से आई कह देता हूँ, तो ये एंगल भी आपका आई ही तो बनने वाला है और ये एंगल आपका बनने वाला है आर बनने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बिल्कुल है एक दूसरे से, क्या है ये बिल्कुल अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल है दोनों की दोनों। ठीक है, तो इस तरह से, और इस रे को जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, ऐसे पीछे की तरफ, क्योंकि दोनों रेज का मिलना ज़रूरी है इमेज के बनने के लिए, पीछे मिलती नहीं कहीं, तो यहाँ इसको मैं मिला करके बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने इसको। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट P होता है, ये पॉइंट हमें P डैश पर दिखाई देता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है
कि ऑब्जेक्ट हमें उठा हुआ दिखाई देता है। अगर इसका मैं बोल दूं कि यहाँ से लेकर के जो नीचे तक का डेप्थ अगर ये h है ना, नीचे तक का डेप्थ अगर h है और ये डेप्थ अगर हमारे पास में कितना है h डैश है, तो हम यहाँ बिल्कुल इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। ये रिलेशन फिलहाल हमें डायरेक्ट याद रखना है। ये रिलेशन होता है कि जो यहाँ पर h डैश होता है, मतलब जो इसको बोलते हैं एपरेंट, आभासी विस्थापन, एपरेंट डिस्टेंस, ये रियल डिस्टेंस के 1/μ टाइम के इक्वल होता है। इससे हम रिप्रेजेंट नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने मैग्नीफिकेशन की बात करी थी। मैग्नीफिकेशन तो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है h डैश इक्वल टू h अपॉन में म्यू होता है। मतलब ऊपर की तरफ आपका जो है यहाँ पर हाइट, रियल हाइट आता है। तो ये इस तरह से एक फॉर्मूला हमारे पास में जनरेट होता है। आगे हम इसमें बात करें तो आगे हमारे पास में कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स इसके लिए हैं जो हमें हमेशा याद रखना है। पहली चीज़ तो हमेशा हमें याद रखना है कि रिफ्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है, इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। जैसे हमने ऊपर बात किया था, ऊपर हमने ये कहा था कि थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इंटेंसिटी ये बिल्कुल आपका यहाँ पर चेंज हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर जब स्पीड ऑफ लाइट है वो भी चेंज होता है ना। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन का मेन रीज़न ही चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट है कि जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, जिससे क्या हो जाता है, आपका रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। ये v चेंज होगा और v चेंज होता है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार से यहाँ पर चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी अगेन वही की वही रहती है ना। इसको हम इजीली समझ सकते हैं ऑस्किलेटर के कंसेप्ट से, जिसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में या कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस में मैं इस पर डिस्कस करूँगा। फिलहाल आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आई, बी और लैम्डा चेंज हो जाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी होती है वो न तो रिफ्लेक्शन में चेंज होती है न रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। तो ये इसका कुछ स्पेशल कंसेप्ट था। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस किस पर करता है, तो सबसे पहला डिपेंड करता है कि आपका माध्यम का जो पेयर क्या है ना, मतलब जोड़ा किस तरह का आपने लिया है। आपने कांच और जल लिया है, ग्लास और वाटर लिया है, कि आपने एयर और ग्लास लिया है, वायु और कांच लिया है, तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है आपका डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं घनत्व पर ये डिपेंड करता है। घनत्व भी कौन सा, ये हम प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब इसको बोलते हैं प्रकाश का घनत्व, ठीक है ना, इस पर ये डिपेंड करता है। क्लियर है। तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, प्रकाश के घनत्व पर ये निर्भर करता है कि डेंसिटी इस मीडियम का कैसा है। अगर यहाँ से डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब कि अगर कांच का डेंसिटी ज़्यादा तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जैसे हम कहें कि एयर और वैक्यूम के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 होता है। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 होता है। ग्लास भी कई तरह के, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, बट हम इतना डिटेल में नहीं देखना है। तो n इजिकल टू, अगर हम वाटर की बात करें तो ये 1.3 या 1.33 यहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये चूँकि ये डेंस रेयर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम है, तो जब ऑब्वियस बात है मीडियम की डेंसिटी बड़ी है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट में हम अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पर इजीली कह सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के स्क्वायर के। तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ अगर हम लाइट की बात करें, वाइट लाइट की, तो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है वॉयलेट कलर के वेवलेंथ से। तभी तो हम रेड कलर को यूज़ करते हैं सिग्नल्स के रूप में, है ना, या गाड़ियों के जो पीछे जो डीपर वगैरह है जो भी, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस बात ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो वॉयलेट के लिए हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा रेड से। तो ये इसकी डिपेंडेचर है। इन 3-4 डिपेंडेचर पर हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, अगर हम टेम्परेचर को राइज करें तो उस कंडीशन में क्या होता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है। कि टेम्परेचर को राइज करने से क्या होता है, मीडियम रेयर बन जाता है। अगर आप एयर को हीट करोगे तो वो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी कम होने से क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, इन्हें हमें बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगे कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे पूरा रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन देखने के बाद में। तो अब सेकेंड थिंग जो होती है हमारे पास में, ये पोर्शन खत्म होने के बाद में हम सेकेंड थिंग की यहाँ बात करते हैं। तो हमारे पास जो होता है, इसको अपन बोलते हैं, बहुत ही स्पेशल फेनोमेनन है, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बात की जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास में यहाँ पर ये होता है। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यहाँ पर कंसेप्ट हमारे पास रेडी होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस तरह से कंसेप्ट यहाँ पर बनता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे जैसे अभी हमने कहा कि लाइट रेयर से डेंसर में आ सकता है, डेंसर से लाइट जो होता है वो रेयर में जा सकता है। तो हम यहाँ ये कहते हैं कि सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर मीडियम ले लेता हूँ, ये हमारे पास कोई मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पर इस 3 डायग्राम बनाऊंगा मैं, सेम मीडियम है हमारे पास, सेम थिंग है, बस 3 डायग्राम यहाँ पर मैं रेडी कर रहा हूँ इस पूरे को समझने के लिए। ये 3 डायग्राम मैंने रेडी किए। यहाँ पर ये हम कहें कि इसके ऊपर नॉर्मल है, नॉर्मल। यहाँ पर ये जो होता है ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल, और यहाँ पर ये जो होता है ये भी आपका नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल मैंने बना दिया इसके ऊपर। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लाइट जो है, अब की बार यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये डेंसर मीडियम ले लूँ मैं, और ये मैं ले लूँ रेयर मीडियम। जैसे नीचे की तरफ मैंने ग्लास ले लिया या वाटर ले लिया, ऊपर की तरफ मैंने एयर ले लिया, या नीचे मैंने ले लिया ग्लास, ऊपर वाटर ले लिया, कुछ भी है, एक डेंसर और एक रेयर होना चाहिए। और लाइट को हमेशा जाना चाहिए कहाँ से कहाँ, लाइट हमेशा जो है डेंसर से रेयर की तरफ जाना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिल्कुल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और यहाँ पर लाइट जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ये क्वालिटी होता है लाइट का, क्योंकि स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ने के कारण से क्या हो जाता है, ये बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाता है, और ये इस तरह से यहाँ पर एग्जिट करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एंगल ऑफ, यहाँ पर आई का जो वैल्यू होता है वो आर से, सॉरी, यहाँ से जो आर का जो वैल्यू होता है वो आर का वैल्यू इस आई से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस एंगल की एक स्पेशल वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए ये मैंने यहाँ से, ये मैंने रे को ऐसे लेके आया, क्लियर है, ये रे कुछ मैं ऐसे लेकर के आया इसके ऊपर, और अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने यहाँ पर कर दिया कुछ, मान लिया ये आई है फिलहाल, अभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस इंसिडेंस एंगल के लिए जो ये रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से क्या हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है आपका किसके, मीडियम के, मतलब ना वो डेंसर में रहती है ना वो रेयर में रहती है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर जो 90 डिग्री का हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस एंगल को, जिस पर आपका आर इजिकल टू 90 डिग्री हुआ है, इस एंगल को बोलते हैं अपने थीटा सी। थीटा सी क्या है यहाँ पर, ये थीटा सी है, और थीटा सी जो यहाँ पर कहलाएगा, इस थीटा सी को हम यहाँ कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है थीटा सी, तो थीटा सी जो यहाँ पर कहलाएगा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, और हिंदी में इसे कहा जाता है हमारे पास में यहाँ पर इसको क्रांतिक कोण, इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, इसको यहाँ पर कहा जाता है।
तो एक क्रांतिक कोण आपका हो जाता है। क्लियर है? अब क्या होता है कि आप जैसे ही यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जैसे मैं यहाँ इंक्रीज कर रहा हूँ इसको, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो क्या होता है, लाइट रे यहाँ से उसी मीडियम में वापस लौट आती है जिस मीडियम से वो गई थी। ऐसे आ जाती लाइट रे वापस से, ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। ये इसी डायरेक्शन में लाइट जो होता है ये वापस आ जाता है, और इस समय ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल है। तो क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन, परावर्तन एग्जिट करता है, तभी इसका नाम दिया गया है पूर्णांतरिक परावर्तन। पढ़ते तो अभी भी हम अपवर्तन ही रहे हैं, बट उस अपवर्तन में एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मुड़ करके नीचे की तरफ आ जाता है। इसको बिल्कुल अपन एक सिंपल प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं कि आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में थोड़ा सा आप कुछ इसमें इम्प्यूरिटीज़ मिला दीजिए पानी डाल करके। इम्प्यूरिटीज़ में आप थोड़ा दूध डाल दो, उसमें शहद डाल दो, या कोई भी आप नमक वगैरह चीनी वगैरह उसमें अच्छे से घोल दो। और फिर इसके बाद क्या करो, लाइट एक लेज़र रे को बीकर में, जो कांच का बीकर है उसमें नीचे से आप इंटर करो, और जैसे से आप एंगल बढ़ाओगे वैसे से लाइट झुकेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये वापस से उसी मीडियम में लौट आएगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ मुझे क्या करना पड़ा, इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से क्या करना पड़ा, ज़्यादा करना पड़ा, क्रांतिक कोण से ज़्यादा करना पड़ा। और यही आपका पूर्णांतरिक परावर्तन है, मतलब कि लाइट आपका डेंसर से रे में जाना चाहिए, पहला कंडीशन ये है इसका। और दूसरा, एंगल ऑफ क्रिटिकल जो है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। जैसे ही कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास में पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जब कोई लाइट रे डेंसर से रे में जाती है और इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है जिस मीडियम से वो गई थी। इसी फेनोमेनन को हम यहाँ कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका। अब हम यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला, चूँकि हम यहाँ डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपने कंपटीशन की, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला जो इसका जनरेट होता है, ये होता है n इजिकल टू, ये होता है आपका 1 में साइन ऑफ थीटा। इसको इजीली प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए मैं आप अलग से वीडियो आपके लिए डाल दूंगा ताकि आप ये समझ जाएं कि n इजिकल टू 1 साइन थीटा सी कैसे आया है। अब देखिए यहाँ पर वापस से वही डिपेंडेचर, अगर हम बात करें डिपेंडेचर की, तो जैसे हमने इसमें कहा था ये चीज़ है, ये आपका है ना, ये हमने यहाँ पर बात कही थी इसकी, और हमने यहाँ पर ये चीज़ कही थी डिपेंडेचर क्या है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है थीटा सी। तो नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम कि आपका जो माध्यम का जोड़ा कैसा है, माध्यम का डेंसिटी कैसा है, डेंसिटी इंक्रीज होने से ये इंक्रीज होता है। और अभी भी हमने कहा कि n इजिकल टू क्या होता है, 1 में साइन ऑफ थीटा सी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो थीटा सी हो जाएगा यहाँ से, ये थीटा सी यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि अगर आप डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेयर मीडियम का चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, रेयर मीडियम की अगर बात करें तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, NR कम होता है ND से। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि आपका थीटा जो R होगा वो इस थीटा D से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम बात करें कि अगर हम एयर का बात करें तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है। तो एयर के लिए जो इस थीटा की वैल्यू होती है वो होती है लगभग अप्रोक्स 49 पॉइंट या 50 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू होती है, 49.19। और सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, सबसे ज़्यादा क्योंकि जो हम ये कहें कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करें, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 2.42। तो यहाँ पर हीरे के लिए, डायमंड के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है 24.41 होती है, ये सबसे लेस होती है जितने मटेरियल्स अभी तक नॉन है उनमें से। तो इस तरह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता है। साथ ही साथ हमने कहा कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा है रेड की तो वॉयलेट से, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा रेड से, बट यहाँ रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होता है किसके लिए, रेड के लिए, वो ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल जो होता है वो वॉयलेट के लिए।
मतलब रेड का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है, क्रांतिक कोण ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ताप बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक डिक्रीज करता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यहाँ पर तापमान बढ़ाने से इंक्रीज कर जाता है। तो ये कुछ कंसेप्ट की हमने यहाँ पर बात की है। और इस कंसेप्ट के बाद में अब हम यहाँ से बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे यूजेस आते हैं। जैसे रेगिस्तान में पानी होना का हमें कई बार भ्रम हो जाता है कि रेगिस्तान में पानी है, बट वहाँ जाने पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है, इसे मरीचिका या इंग्लिश में इसे मिराज कहते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है हम ये कह सकते हैं डायमंड का चमकना। डायमंड का चमकना भी क्रिटिकल एंगल के कारण से ही होता है। किसी भी डायमंड के अंदर, मान लीजिए ये कोई डायमंड में बना रहा हूँ, जैसे ये डायमंड मैंने बनाया, ठीक है, ये इस तरह से ये डायमंड मैंने ड्रॉ किया है ऐसे, और ये डायमंड ड्रॉ कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। ठीक है। अब इसमें अलग अलग जगह से होते हैं। लाइट क्या करता है, किसी जगह से इसमें इंटर तो कर जाता है और इंटर होकर सामने वाली सरफेस पर जाता है ऐसे, और सामने वाली सरफेस पर नॉर्मल के रिस्पेक्ट, मतलब जैसी सरफेस पहुँचता है तो यह नॉर्मल भी होगा। इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि इंसिडेंस एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, मतलब 24.14 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये रे क्या कर जाती है, वापस से जो है इसी मीडियम में लौट आती है और ये यहाँ जा कर के कोलाइड करती है, टकराती है इससे जा कर के। फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर के ये मान लिया ये यहाँ आ जाती है ना, और इसके बाद ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह घूमती रहती है। और जहाँ से कटिंग होती है, कटिंग की जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर इंसिडेंस एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में लाइट रिफ्रैक्ट होकर के वापस से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो लाइट इंटर तो सब जगह से करती है, यहाँ से भी इंटर करेगी, यहाँ से भी इंटर करेगी, यहाँ से भी लाइट आपका इंटर करेगा, बट ये निकलेगा कुछ पर्टिकुलर जगहों से। मतलब लाइट इंटर हर जगह से कर रहा है, बट निकल रहा है किसी स्पेसिफिक जगह से, और उस जगह इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, और उस जगह पर हीरा हमें क्या दिखाई देता है, बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे के चमकने का कारण भी यही है। साथ ही साथ हम जो है पोरस प्रिज्म होता है, ये स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है। आगे हम प्रिज्म की बात करेंगे, उससे कुछ डिफरेंट टाइप का एक प्रिज्म होता है। इस पोरस प्रिज्म में भी हम इसको यूज़ करते हैं अगर हमें लाइट को किसी एंगल से टर्न करना होता है। लाइट को अगर हम किसी एंगल से टर्न करते हैं, तो लाइट को किसी एंगल से टर्न करने के लिए, सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना देता हूँ यहाँ सबसे पहले। तो राइट एंगल ट्राइंगल चलिए इससे बना देता हूँ मैं ऐसे ही, ये इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ से इसको इस तरह से मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, और इस तरह से लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, इनको मैंने मिला दिया एक दूसरे से, मतलब ये इस तरह से हो गया, है ना। इसमें एक एंगल जो होता है वो तो 90 डिग्री का होता है, और जो बचे हुए दोनों एंगल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, 45 और ये 45, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका बन जाता है। और अब जब आपका लाइट यहाँ से इंटर करता है कुछ इस तरह से, ऐसे इंटर होके आता है यहाँ पर, तो इंटर तो कर जाता है, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये इंसिडेंस एंगल होता है, और ये 45 डिग्री का इंसिडेंस एंगल होता है। और यहाँ पर इसका जो मटेरियल कुछ इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री से क्या रहे, कम रहे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इंसिडेंस एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल थीटा सी से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल मान लीजिए 44 42 है और इंसिडेंस एंगल 45 है। तो ये वापस से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर के ये सेकेंड सरफेस है ना, इस सेकेंड सरफेस से क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। ये सेकेंड सरफेस यहाँ बना देता हूँ मैं, ये सेकेंड सरफेस, और इस सेकेंड सरफेस से लाइट क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये लाइट यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ रे, ये लाइट जो होता है यहाँ से होकर के बाहर की तरफ ये बिल्कुल ऐसा निकल जाता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और ये जो है आपका लाइट बाहर निकला, इधर से लाइट अंदर इंटर किया,
और ये रहता है हमारे पास में जो है सारा का सारा कंसेप्ट, है ना। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी रे में कुछ ऐसे ले लेता हूँ। मान लिया ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। यहाँ से भी रे चलेगी, सामने इंटर करेगी ऐसे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके क्या आ जाएगी, ये नीचे की तरफ होते हुए बाहर निकल जाएगी। तो लाइट रे यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाला पोर्शन जो बी है वो इस जगह बनेगा, क्योंकि लाइट यहीं पहुँच रहा है। तो लाइट को हमने क्या कर दिया ऐसे, और लाइट को 90 डिग्री से टर्न कर दिया। इसी प्रकार से हम लाइट रे को क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री से या 180 डिग्री से टर्न कर सकते हैं। और जो इमेज है उस इमेज को भी, इन्वर्टेड इमेज है उसको अपन इरेक्ट कर सकते हैं या इरेक्ट को इन्वर्टेड कर सकते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट होता है। थर्ड इसका एग्जाम्पल जो होता है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था डायमंड वाला, सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये प्रिज्म वाला था, थर्ड एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और थर्ड एग्जाम्पल जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का होता है। ऑप्टिकल फाइबर, आज के टाइम में ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुनना कोई हमारे लिए नया कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। बहुत जगह प्रकाशिक तंतु हिंदी में इसको कहा जाता है। इस प्रकाशिक तंतु का हम अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। घरों में जो लगे हुए वाईफाई होते हैं वहाँ पर ऑपरेशंस में, जिसको अपन बोलते हैं दूरबीन मेथड से ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो वो दूरबीन मेथड का ऑपरेशन यही होता है कि भाई उसमें ऑप्टिकल फाइबर को ही यूज़ किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है भाई, ऑप्टिकल फाइबर में यही कंस्ट्रक्शन होता है इसका। ऑप्टिकल फाइबर सपोज कीजिए ये मैं एक पाइप बना दिया इस तरह से। ऑप्टिकल फाइबर में कुछ पोर्शंस होते हैं, अंदर वाला पोर्शन जो है ना, इस अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम कोर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्स 1.7 लिया जाता है। और इसको बनाया जाता है हाई क्वालिटी के क्वार्ट्ज ग्लास से बना देते हैं इसको। और इसके ऊपर की तरफ ये इस जगह पर क्या की हुई होती है, क्लैडिंग, यहाँ पर क्या पॉलिश की हुई होती है। तो इसको अलग कलर से अगर बना दूँ मैं, तो ये हमारे पास में वाइट कलर ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या कर दी, क्लैडिंग यहाँ पर कर दी। ये क्लैडिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पर इस जगह पर, ये इस तरह से ऐसे इसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है कुछ इस तरह से। नीचे वाला पोर्शन तो एज इट इज़ रहता है, और इसके ऊपर वाले पोर्शन पे क्या कर दी जाती है, यहाँ पर पॉलिश कर दी जाती है जैसे इस तरह से। अब क्या होता है कि लाइट रे यहाँ पर इंटर करता है। लाइट रे जो होता है किसी साइड से इंटर करता है। चलिए मैं रेड कलर से इसको इंटर करवा देता हूँ। तो जब लाइट रे इंटर करता है यहाँ से, सपोज कीजिए लाइट रे है, और लाइट रे जो है यहाँ पर इंटर करता है यहाँ से। ये लाइट रे ऐसे इंटर किया यहाँ से, ऐसे इंटर किया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो है, देखो एक तो क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम है ये, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये 1.5 होता है। मतलब कि जो इस पोर्शन को बोलते हैं अपन क्लैडिंग। क्लैडिंग मतलब इसको पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश वाला पोर्शन होता है। ये होता है कोर, मतलब क्रोड वाला पोर्शन होता है। इस तरह से स्थिति होती है। और लाइट जब इंटर करता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, इस जगह पर आकर के एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस से अंदर इंटर कर जाता है कुछ इस तरह से, और वापस से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ होते हुए ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से लाइट क्या करता है आपका, बार बार जो है मल्टीपल इसके रिफ्लेक्शन होते हैं, बहुपरावर्तन होते हैं, और फाइनली लाइट सेकंड पोर्शन से बाहर निकलता है। इसका क्वालिटी क्या होता है कि मिरर में लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा बहुत घट जाता है, हमने पढ़ा था। इंटेंसिटी में चेंज आता है, लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाता है, रिफ्लेक्शन में भी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर इंटेंसिटी में नो चेंज होता है, कोई चेंज इंटेंसिटी में यहाँ पर नहीं होता। और जब इंटेंसिटी में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है, उस कंडीशन में लाइट को पूरी इंटेंसिटी के साथ में एक जगह से दूसरी जगह हम यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। और इस तरह से जो है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो 3 इसके एग्जाम्पल्स थे, ये तीनों एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे हैं। हमें यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि जो आपका क्लेडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर से, तभी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, अदरवाइज लाइट डेंसर से रेयर में नहीं जाएगा। क्लियर है?
आगे बढ़ते हुए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास में जो है, जैसे हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था मिरर के लिए, वैसा ही लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन होता है। लेंस यहाँ पर हम बात करेंगे तो लेंस टू टाइप के यहाँ पर लेंस बनते हैं। एक तो बनता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है जो हम यूज़ करते हैं, वैसे तो लेंस बहुत टाइप के होते हैं, है ना। और एक लेंस होता है आपका कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं उत्तल लेंस। और जो दूसरा लेंस हम यूज़ करते हैं, इस लेंस को कहा जाता है यहाँ पर अवतल लेंस। तो दो टाइप के लेंसेस को हम यहाँ स्टडी करते हैं, कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम सिर्फ साइन कन्वेंशन को यहाँ स्टडी करेंगे। यहाँ पर u क्या होता है, नेगेटिव होता है। u क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कहाँ से, जैसे ये मैं कॉन्वेक्स लेंस बना दूँ अगर, तो ये इस तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस रेडी होता है ऐसे। और यहाँ पर सेंटर पर पॉइंट होता है, ये सेंटर का पॉइंट क्या कहलाता है आपका, इस सेंटर के पॉइंट को अपन ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। और यहाँ से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष गुजरती है। पहली चीज़, चूंकि लेंस के दो पोर्शन है ना, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन के लिए, मतलब मैं बात करूँगा ए बी के लिए, तो ए बी के लिए ऑब्वियस सी बात है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, यहाँ पर सेंटर C1। और इस वाला सी डी पोर्शन के लिए, सी डी पोर्शन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर या जो ऑप्टिकल सेंटर इधर होगा। और इसमें फोकस भी दो होते हैं, एक फोकस आपका यहाँ होता है, इसे अपन बोलते हैं F1 फोकस। एक फोकस यहाँ होता है, इसे हम बोलते हैं F2 फोकस। और एक्चुअल में जो F2 फोकस होता है ना, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, मतलब मुख्य फोकस हम इसको यहाँ पर कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर बनता है। अगले की हम बात करें कॉनकेव में, तो कॉनकेव में कुछ नहीं करना है। जैसे हमने लेंस के इन दो पॉइंट्स को कुछ ऐसे करके मिलाया था, है ना, बट हम इसको उल्टा मिलाएंगे। इस पोर्शन को हम इन्वर्ट कर देंगे। मैंने इसको इस तरह रख दिया और दूसरे पोर्शन को मैंने इस तरह रख दिया, और ये जो लेंस हमारे पास बनता है, ये हमारे पास कॉनकेव लेंस बनता है। ये कॉनकेव लेंस बन गया आपके पास। और ये जो है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस फिर से होती है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। हाँ, अब क्या होता है कि इसके घूम जाते हैं। जैसे हमने इसके लिए क्या कहा था भाई, इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया, इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हमने टर्न कर दिया। अभी इसका सेंटर इधर था, तो अब सेंटर घूम करके उधर पहुंच जाएगा। मतलब कि यहाँ पर तो हो जाएगा आपका फोकस F1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका फोकस F2 हो जाएगा। अभी भी प्रिंसिपल फोकस F2 ही है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। यहाँ पर U पॉजिटिव होता है, V का मान नेगेटिव होता है, ये आपके जो है रियल इमेजेस के लिए है। और V का मान पॉजिटिव होता है, ये हमारे वर्चुअल इमेजेस के लिए है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, अब चाहे मिरर बोल दो, चाहे आप लेंस बोल दो, कॉन्वेक्स लेंस बोल दो या कॉन्वेक्स मिरर बोल दो, उत्तल दर्पण बोल दो या उत्तल लेंस बोल दो, उसके लिए फोकल लेंथ जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। और जब ये पॉजिटिव है तो जिधर फोकस होता है उधर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, मतलब वक्रता केंद्र होता है। तो ये भी क्या बनता है आपका, पॉजिटिव ही यहाँ पर बनता है। अगर हम सेकेंड वाले पोर्शन की इस तरफ की बात करें, तो इस तरफ में होगा क्या, यहाँ पर जो U का वैल्यू है वो हमारे पास में यहाँ पर नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि हमेशा मिरर के सामने रखते हैं। यहाँ पर जो V बनेगा ना, ये V हमेशा नेगेटिव बनने वाला है ना, V हमेशा नेगेटिव बनने वाला है, क्योंकि F2 पर इमेज आपका बनेगा और आने वाली रेस के जस्ट अपोजिट बनेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर हम ये कहें, U V और F जो होता है इसका और R जो होता है, दोनों ही कैसे होते हैं, इसके नेगेटिव यहाँ पर बनते हैं। तो R और F दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इनकी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में स्फेरिकल सरफेस होती है, हम इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ही डिस्कस करेंगे। उस पर फॉर्मूला लिख करके उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने बना दिया है, ये क्या है, कोई एक, हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स टाइप का कोई एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं इसको। इस स्फेरिकल सरफेस का ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, इस ऑब्जेक्ट से रे निकलती है, इस ऑब्जेक्ट से रे निकलती है। मान लीजिए ये रे जो है ये ऑब्जेक्ट O है,
इस ऑब्जेक्ट रे से इससे रे निकल के कुछ ऐसे आती है, हाँ ऐसे इंसिडेंस करती है ये रे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ रे होगी तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो है सेंटर ऑफ, थोड़ा सा इसको बारीक कर लेते हैं, यहाँ पर ये अगर है तो हम यहाँ से ये कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, जो बिल्कुल जो आपका यहाँ से होकर के ये पास करेगा, ऐसे कुछ ऐसे ये पास करने वाला है, ऐसे है ना, ऐसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये यहाँ से पास करेगा, है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इससे नॉर्मल निकला है सी एल नॉर्मल निकला है। और अब लाइट रे क्या करेगी, लाइट रे डिफ्लेक्ट होगी, और डिफ्लेक्ट होकर के, क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है ना, तो जब ये सेट आपका एयर मीडियम है आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 बोला है जो 1 होता है, इस साइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने बोल दिया n2 बोल दिया है। तो ये लाइट रे इंटर करेगी जब रेयर से डेंसर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लाइट रे कुछ ऐसे मूव करके यहाँ चली जाएगी, ऐसे लाइट रे क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ से चली थी और वहाँ पहुँचे। और दूसरी रे जो होगी वो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल चल के जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी दूसरी रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती, कुछ रेज ऐसे भी निकलेगी। तो दोनों रेज जो होंगी यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या करेंगी, एक दूसरे से जो है मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ रेज इंटरसेक्ट करती है वहीं इमेज बनता है, तो आई इमेज आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब हम इजीली इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि ये मैं बोल दूँ यू डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाला इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है, ये आपका कौन सा डिस्टेंस है, वी डिस्टेंस है इमेज, और ये आपका थाई सही पोल पी, पॉइंट पी। तो इजीली हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है फॉर्मूला, ये होता है n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u इज इक्वल टू, ये बनता है आपका n2 माइनस n1 और डिवाइड बाय कितना हो जाता है, ये r हो जाता है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला एक रेडीमेड फॉर्मूला हमें यहाँ से देखने को मिलता है। क्लियर है, ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। अब अगर n1 की जगह मैं 1 रख दूँ, क्योंकि ये है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे भी चेंज हो जाता है, मतलब n2 में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, n2 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इजिकल टू n2 की जगह n है, माइनस n1 की जगह 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, इसी चीज़ को यूज़ करके हम लेंस मेकर फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूले की अगर बात करते हैं, देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला हम बना लेते हैं बिल्कुल यहाँ पर, लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पर, और इमेजेस आ नहीं रही है, चलिए लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत काम आएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इसको हम देखते हैं, इतना डिटेल में हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, और उस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि पहली चीज़ होता क्या है कि सीधे सीधे इन जो हमने टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स में से सीधे सीधे प्रश्न निकाल के कई बार दे देते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमें न्यूमेरिकल करने हैं तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें इन कंसेप्ट्स का पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट का पता नहीं होगा क्लियरली, तब तक हम न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले कंसेप्ट के लिए हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। तो लेंस मेकर फॉर्मूले की हम बात करते हैं, तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअल होता क्या है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए सब सही होता है, बट हम यहाँ पर सिर्फ इसको प्रूव करते हैं कॉन्वेक्स के लिए।
ये जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ यहाँ से, यहाँ मिलाया इसको, और ये मैंने लेंस ले लिया है। देखिए ये मैंने लेंस यहाँ से लेकर के इसको कंप्लीट कर दिया है ऐसे। थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना देते हैं। ये जैसे मैंने लेंस यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया, और फिर इस पॉइंट को यहाँ से लेकर के मैंने जो है यहाँ तक ये मिला। ठीक है, ये लेंस बन गया आपके पास। क्लियर है। अब क्या होगा कि इस लेंस पर यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया आपका। इसके दो पोर्शन हैं, एक पोर्शन आपका ए बी है और दूसरा पोर्शन आपका सी डी है। दो स्फेरिकल सरफेस है, जैसे ऊपर वाले में सिर्फ एक ही सरफेस थी ये ए बी, लेकिन इसमें दो सरफेसेस होती हैं। ठीक है, अब दो सरफेस होंगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होगी इसकी, और फोकल लेंथ भी दो होगी। तो हम यहाँ से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ मान लेते हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है ओ। इस ऑब्जेक्ट से रे चलती है हमारे पास में, ये रे सीधी जाके गिरती है इस वाले ए बी सरफेस के ऊपर। यहाँ जा कर के ये रे गिरती है, यहाँ जा कर के ये रे सीधी गिरती है ऐसे। ये रे है आपकी जा रही। अब जब ये रे यहाँ जाके गिरती है तो ए बी वाला पोर्शन क्या करता है, इसकी इमेज को बनाता है कहाँ पर, ये यहाँ बनाता है कुछ इस तरह से ऐसे। ऐसे ही इसकी इमेज को यहाँ पर बना देता है। थोड़ा सा ये रिफ्लेक्शन आ गया है, दोबारा बना देता हूँ उसको मैं, इस रे को। ये यहाँ आके मिलता है ऐसे। ये रे आ गई यहाँ पहुँच कर। क्लियर है। और दूसरी रे चल करके सीधी सीधी आती है यहाँ से, ये ऐसे। ऑब्वियस सी बात है, दो रे चाहिए मुझे यहाँ पर इमेज बनने के लिए। ये दूसरी रे यहाँ आ जाती है। दोनों रेस क्या करती है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर ए बी के थ्रू इमेज बनता है आई। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके, जो ऊपर फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर लिख रखा है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके बिल्कुल अपन कर सकते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व। चलिए मैं सोचा समझाई देता हूँ। इस साइड आपका N1 मीडियम है, ये आपका लेंस है N2 मीडियम है, और इस साइड आपका फिर से N1 मीडियम, क्योंकि न्यूमेरिकल में चीज़ काम में आने वाली है, आपको वहाँ बार बार चेंज करना पड़ेगा। N2 को N1 से, N1 को N2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये समझना ज़रूरी है। चलिए ऊपर वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये N2 है और डिवाइड बाय ये इमेज बना है, ये I1 बोल देता हूँ। चलिए इसको, तो ये I1 बोल दिया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये V1 डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है। तो N2 अपॉन में ये बन जाएगा V की जगह V1 माइनस N1, और इसी में आपका जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डिवाइड बाई U इज इक्वल टू, ये बन जाता है N2 माइनस N1 डिवाइड बाय R1। ये मैंने यहाँ पर बोल दिया, मतलब ये यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कुछ बनेगा। मान लीजिए ये यहाँ बन रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मैंने क्या बोली है, R1 कहिए, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है हमारे पास। चलिए अब क्या होता है कि देखो पूरी प्रोसेस इसके अंदर हो रही है, मतलब ये ए बी पोर्शन को आप इससे कंपेयर कर सकते हो, इस डायग्राम से, मैंने ऊपर जो बना रखा है डायग्राम में, इससे बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इससे हम कंपेयर करके बना सकते हैं इसको। तो देखिए जरा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर डायग्राम को। ये डायग्राम जैसे मैंने बनाया, और इस डायग्राम में ये डायग्राम है। क्लियर है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक, और इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ।
ये बनाया मैंने, और इसको थोड़ा सा हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में खिसका देते हैं, कुछ इस तरह से ये खिसका देना। और सेम चीज़ इधर भी मैं इसकी लाके यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, क्लियर है, ये पेस्ट मैंने यहाँ पर कर दिया कुछ इस तरह से, क्लियर। इसको अगर हम रोटेट करना चाहें तो रोटेट टू 90 और रोटेट टू 90, ये इस तरह रोटेट कर दिया इसको। देखिए आपने, देखिए इस तरह से डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बन गया है, बट इसको हम सही कर सकते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने R1 लिया है इधर का, ठीक है। अब ये जो भी इमेज जो बन रहा है ना, ये एक्चुअल में जो आई है ना, ये आई जो बन रहा है आपका, ये एक्चुअल में लेंस के अंदर ही, बट समझने के लिए हमने इस I1 को यहाँ लिया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, सिर्फ समझने के एस्पेक्ट से, बाकी ये बन अंदर ही रहा है। अब क्या होगा, जो I1 पर इमेज बनेगा, ये सिर्फ फिर से 2 रे चलेंगी। अब 2 रे चलेंगी तो उसको मैं अलग कलर से इस रे को बना देता हूँ। देखिए ये एक रे चलेगी कुछ ऐसे, ऐसे जाएगी रे, ऐसे, ठीक है, सीधी निकल जाएगी। दूसरी रे फिर से यहाँ जाएगी, बट अब की बार ये CD पर जाएगी, और CD क्या करेगा, इसकी इमेज, CD के लिए इमेज का वर्क करेगा, तो फाइनल इमेज जो CD की बनेगी ना, वो बनेगी इस जगह पर, मतलब इस I पर फाइनल इमेज बनेगी, और ये डिस्टेंस आपका कितना बनेगा, V बनेगा, ठीक है। मतलब जो I इमेज जो अंदर ही बन रहा है अभी, बट हमने इसको समझने के लिए बाहर बनाया है, ठीक है। और ये जो I इमेज बन रही है, ये एक्चुअल में लेंस से बाहर की तरफ बन रही है, ये एक्चुअल में लेंस से बाहर की तरफ बन रही है, मतलब फाइनल इमेज जो बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है, हमें यही दिखाई देता है जब भी हम लेंस की बात करते हैं। सपोज कीजिए लेंस है, ये लेंस है, जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो यहाँ से इमेज का हमें, यहाँ से ये इमेज बनती है, यहाँ पर इस जगह पर बनती है ना, इस जगह पर ये इमेज जो बनती है एक्चुअल में फाइनल इमेज ये में दिखती है। ये तो हमने समझने के लिए इसको बनाया है। हम अगर चाहें तो इसको अगर ट्रांसफर करके देखें तो बिल्कुल देखो ये चीज़ मिल जाएगी हमें। ये यहाँ से इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, इसके ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए ये ऐसा कैसा इसके ऊपर ला करके मैंने इसको यहाँ पर ये शिफ्ट कर दिया। देखिए ज़रा बिल्कुल बन रहा है लेंस आपका, है ना। तो ये I1 जो बनता है अंदर ही है, इस लेंस के अंदर ही बन रहा है। मैंने यहाँ पर भी दूर बनाया था इसको समझने के लिए, बट ये बनता अंदर ही है। और जब अंदर बनता है तो उस कंडीशन में जो फाइनल इमेज जो है वो I बाहर की तरफ बनती है, यहाँ पर तो फाइनल इमेज हमें I मिलती है। तो देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले जो लाइट रे है ना आपका, जो पहले लाइट रे है ये इंटर कर रहा था आपका, कहाँ से, रेयर से डेंसर में जा रहा था। और अब लाइट रे क्या है, मैंने जैसे कहा ये जो I1 है इसके अंदर ही बनता है, तो अब लाइट रे क्या करता है, डेंसर से रेयर में इंटर करता है। और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में इंटर कर रहा, तो हमने बात करी थी कि N1 को N2 से और N2 को N1 से। अरे हमने कहा था N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में N12, ये हमने बात की थी, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाती है चीज़ें। तो इस फॉर्मूले में हमें कुछ नहीं करना, हमें N1 को N2 से रिप्लेस करना है, कि पूरा डेरिवेशन जो हमने पहले कर रखा यहाँ नहीं कर सकते, और डिवाइड बाय इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है एट बी माइनस, फिर क्या हो जाएगा, N1 जो था वो N2 से रिप्लेस हो जाएगा। और U कौन बना है इसके लिए, तो U बना है आपका, कौन है, ये V1 पर है। अरे ऑब्वियस सी बात है, ये I1 ने तो इस CD के लिए इमेज का ऑब्जेक्ट का काम किया था। और इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या होगा, ये बन जाएगा आपका N1 माइनस N2 डिवाइड बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे R2। ये R2 क्या है, तो R2 जो है ये सेकंड वाले की, जो हमने ये डायग्राम बनाया था सेकंड में, सेकंड वाले की जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र, जो लेफ्ट साइड में बना है। अब क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने ऐड कर दिया, इसको कर दिया। तो ये N2 अपॉन V1 से N2 अपॉन V1 कैंसिल, क्योंकि बचा क्या, ये बच गया N1 अपॉन में V बच गया, और यहाँ से बच गया N1 अपॉन में ये बच गया U बच गया, और यहाँ से मैं N2 माइनस N1 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जब N2 माइनस N1 दोनों में देखो जरा, और यहाँ से क्या करेंगे, नीचे वाले से कॉमन निकाल लेंगे माइनस को, तो ये भी N2 माइनस N1 हो जाएगा। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 अपॉन में ये रहेगा R1, होना प्लस चाहिए था, बट इसको में से हमने कॉमन निकाल ली ये चीज़, तो कॉमन निकालने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाला तो, और ये डिवाइड
ये बन जाएगा R2, है ना, ये चीज़ है। इस N1 को ले जाए उठा के इधर इसके डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या लिख दूँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये बन जाएगा N2/N1, है ना, पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और ये बन जाएगा आपका 1/R1 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका R2। क्लियर है। अब हम ये कहें कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, हमने बात करी थी फोकस पर, और जब इमेज फोकस पर होती है तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इन्फिनिटी बनती है। तो यहाँ रख दूँ इसको ऊपर में, जब इसको इसमें रखूँगा मैं यहाँ पर, तो 1/v की जगह तो मैं 1/f रख दूँ, और 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ रखने पर, इसमें रखने पर वो 0 हो जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा N2 -1 लिख सकता हूँ बिल्कुल ऐसे, हमने ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी, ये 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला ही आपका कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस बनाने वाला, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, जब भी लेंस बनाता है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करता है कि फोकल लेंथ उसे क्या रखनी है। यहाँ तक क्लियर है, ये हम यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये कहेंगे फोकल लेंथ किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।